हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज का फर्स्ट टॉपिक लिटरली सबको टच करता है। आपको, मुझे और हर उस इंसान को जो कि फोन स्क्रॉल करता है। इंडिया अब दुनिया का चीपेस्ट डेटा मार्केट नहीं रहा। इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? दूसरी स्टोरी है एक ऐसे कंपनी के कमबैक के बारे में जिसको लोगों ने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था, बट अब उसने वापसी की है, नॉट जस्ट टू सर्वाइव but to dominate. That's Mahindra. And now it is dominating the SUV market. पर कैसे? तीसरी स्टोरी में एक सिंगल बिल ने पूरे 60,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री को लिटरली ओवरनाइट बंद कर दिया। यू वुड ऑलरेडी नो, ऑनलाइन गेमिंग बिल ने ड्रीम 11, MPL, विंजो जैसे बड़े बड़े गेमिंग यूनिकॉर्न्स को एक बड़ा ब्लो दिया है, बट इस बैन का आफ्टर शॉक फिनटेक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स फील कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। Brace yourself. Using mobile data in India is about to get more expensive. Reliance Jio ने अपना एंट्री लेवल प्लान का प्राइस बढ़ाकर 299 रुपीस कर दिया है, जो कि 28 दिनों की वैलिडिटी में 1.5 GB पर डे के साथ आता है। अगर आप एयरटेल या वोडाफोन यूजर हो तो वही प्लान आपको 349 रुपीस का पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया का एक 299 का प्लान है 1 GB पर डे का, बट एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वो ज्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है। और ये सब एकदम अचानक से नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में भी टेलकोस ने 10 to 25% टैरिफ हाइक किया था। अब फिर से रेट्स बढ़े हैं और एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ईयर एंड तक एक और 10 से 12% हाइक आ सकता है टैरिफ्स में। जियो के अराउंड 50 करोड़ कस्टमर्स में से इसका इंपैक्ट लगभग 30 to 35% पर डायरेक्टली होने वाला है। एयरटेल के भी 36 करोड़ यूजर्स में से 18 to 20% को ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब रफली 15 करोड़ लोगों पर इसका असर होने वाला है। लेकिन टेलकोस को इससे फायदा ही फायदा है। सिर्फ जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। ये 50 रुपए एक्स्ट्रा इंक्रीज करके उनके लिए महीने का 750 करोड़ रुपीस एडिशनल रेवेन्यू बना देते हैं। साल का कैलकुलेशन करें तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। इंडस्ट्री का अल्टीमेट टारगेट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि अरपू को 300 रुपीस तक ले जाना है। अभी जियो का अरपू है 210 रुपीस, एयरटेल का 250 एंड वोडाफोन का 177। मतलब अभी लंबा रास्ता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन टैरिफ हाइक्स के बाद इंडिया के एंट्री लेवल टेलीकॉम प्लान्स अब बाकी इमर्जिंग मार्केट से काफी ज्यादा हो गए हैं। तो एज पर द एनालिस्ट्स अब प्राइस इंक्रीज से अरपू रेज करने का स्कोप कम होगा। एज पर देम FY26 के बाद अरपू ग्रोथ मेनली 2G to 4G अपग्रेड्स, प्रीपेड टू पोस्टपेड माइग्रेशन और दूसरी ऑर्गेनिक चीजों से आएगी। पर अभी के लिए रिलायंस जियो के लिए ये प्राइसिंग हाइक मास्टर स्ट्रोक है। उनका IPO पाइपलाइन में है, आपको पता ही है, और वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए उनको टेलीकॉम बिजनेस के रेवेन्यूज और ग्रोथ सॉलिड दिखाने पड़ेंगे। एयरटेल भी पीछे नहीं है। वो रिलायंस और HDFC बैंक के बाद इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन गई है। तो अब हमारे लिए डेटा अल्ट्रा चीप नहीं रहने वाला, लेकिन आइडियली टेलकोस को अब बेटर नेटवर्क और सर्विस देना होगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा महंगा डेटा लॉन्ग टर्म में बेटर क्वालिटी और सर्विसेज को जस्टिफाई करेगा, या फिर हम सबको अपना इंटरनेट कंजम्पशन रीथिंक करना पड़ेगा? दूसरी स्टोरी में आज महिंद्रा सिर्फ एक SUV मेकर नहीं है, बल्कि टाटा, ह्युंडई और मारुति जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़कर इंडिया का SUV किंग बन गया है। लेकिन सिर्फ 5 से 6 साल पहले कंपनी का मार्केट शेयर तो गिर रहा था। सैंगयोंग जैसे इंटरनेशनल एक्विजिशंस और JVs पैसा डुबा रहे थे और फ्लैगशिप SUVs स्कॉर्पियो और XUV 500 भी अपनी शाइन खो चुके थे। 2019 में तो स्टॉक भी 2015 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा था, बट फिर हुआ टर्न अराउंड, जिसमें सबसे पहले चीज हुई प्रोडक्ट रीसेट। महिंद्रा समझ गया कि इंडियन बायर्स अब सिर्फ माइलेज या रगेडनेस नहीं देख रहे हैं, कंज्यूमर्स टेक savvy होते जा रहे हैं। बड़े टच स्क्रीन्स, कनेक्टेड इंफोटेनमेंट, ADAS जैसे फीचर्स डिमांड में थे। सो महिंद्रा ने ऐसे SUVs को लॉन्च किया जो कि एस्पिरेशनल भी हो, लग्जरी फील भी दे और टेक से लोडेड हो। दूसरा बिग मूव रहा ब्रांड क्लैरिटी। महिंद्रा ने डिसाइड कर लिया कि वी आर एन SUV कंपनी, मतलब नो मोर हाफ बेक्ड हैचबैक्स या MPVs, नो मोर CNG या कॉम्पैक्ट फैमिली वैन्स। इस फोकस ने महिंद्रा को टाटा और मारुति से अलग पोजीशन कर दिया। तीसरा, लीडरशिप रीसेट। 2019 में आनंद महिंद्रा स्टेप बैक और नई लीडरशिप टीम आई। इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग इंटरनेशनल बिजनेसेस को कट कर दिया, बैलेंस शीट साफ की और सारा फोकस वापस इंडिया के SUV पर डाल दिया।
और फाइनली इंजीनियरिंग बेट्स परफॉर्मेंस को सेंटर में रखा गया। एल्यूमिनियम टैंक के इंजन, साथ ही लाइटर बिल्स, बेटर एनवीएच लेवल्स, बेसिकली महिंद्रा ने ये इंश्योर किया कि अब उनकी एसयूवीज सिर्फ देखने में ही बड़ी और पावरफुल ना हो, ड्राइव करने में भी वर्ल्ड क्लास फील आए। और ये फॉर्मूला काम भी कर गया। FY21 से 26 तक महिंद्रा का यूटिलिटी व्हीकल मार्केट शेयर 1.6 टाइम्स इंक्रीज हुआ और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल शेयर में एसयूवी बूम की वजह से वो 2.7 टाइम्स ऊपर गया। एज कंपेयर टू दैट मारुति का यूटिलिटी व्हीकल शेयर 1.15 टाइम्स, Hyundai का 0.7 टाइम्स और टाटा का 1.29 टाइम्स इंक्रीज हुआ। और अब ईवीज की हम बात करें तो महिंद्रा पहले ही अपने बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप पे $1 बिलियन से ज्यादा लगा चुका है। B06 XEV9e जैसे मॉडल्स बस क्रिएट कर रहे हैं और Q1 FY26 तक महिंद्रा का पैसेंजर ईवी मार्केट में रेवेन्यू शेयर 41% हो गया है। तो ओवरऑल महिंद्रा की कमबैक स्टोरी एक मिक्स है, क्लैरिटी और कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग की। अब ये देखना है कि क्या महिंद्रा ये मोमेंटम ईवीज के एरा में भी मेंटेन कर पाएगा या फिर नहीं। व्हाट डू यू थिंक? तीसरी स्टोरी में ऑनलाइन गेमिंग बिल 22 अगस्त को पास हुआ और उसके बाद रियल गेमिंग कंपनीज ने डिपॉजिट्स लेना बंद कर दिया। इनफैक्ट अब उनको 1000 से 1500 करोड़ रुपए यूजर्स को वापस देना है। बट ये सिर्फ गेमिंग कंपनीज की कहानी नहीं है। इस बैन का बड़ा इंपैक्ट रेजर पे, कैश फ्री, फोन पे यू जैसे फिनटेक्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स पे भी हो रहा है, जिन्होंने इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शंस को अपना एक बड़ा बिजनेस स्ट्रीम बनाया था। पिछले कुछ सालों में गेमिंग एक गोल्ड माइन बन चुका है। इंडियंस एवरी मंथ रमी, पोकर और फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम्स के एप्स पे 10,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करते थे और ये पैसा फिनटेक एग्रीगेटर्स के थ्रू फ्लो करता था। ईज बस जैसे नए प्लेयर्स या रेजर पे जैसे बिगीज, सभी के लिए रियल मनी गेमिंग वॉज द फास्टेस्ट वे टू बूस्ट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और वॉल्यूम्स के साथ मार्जिन्स भी, क्योंकि गेमिंग फर्म्स रिस्कियर क्लाइंट्स होते थे तो एग्रीगेटर्स उनसे ज्यादा फीस भी चार्ज करते थे। जहां फ्लिपकार्ट जैसे मर्चेंट से 0.01%, 0.02% मिलते थे, गेमिंग से 0.1% से 0.5% तक मार्जिन मिलता था। सिर्फ 2024 में इंडियंस ने रियल मनी गेम्स पे 50,000 से 60,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किया। ये इस साल डबल होने का प्रोजेक्शन था। मतलब फिनटेक एग्रीगेटर्स के लिए ये एक गोल्डन गूस था, विच इज नाउ सडनली गॉन। अब इसका रिपल इफेक्ट अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस पे भी पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग गेमिंग फंड करने के लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन्स ले रहे थे। इसके लिए फाइव, नावी, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे लेंडर्स के एप्स यूज किए जाते थे बाय इंडियंस। नाउ एस्टिमेट्स के हिसाब से ऐसे कंपनीज के 6 to 10% बोरोवर्स ने लोन्स गेमिंग के लिए ले रखे थे। मतलब इस इंडस्ट्री से एक इनविजिबल क्रेडिट डिमांड भी एग्जिस्ट करती थी, जो कि अब क्रैश हो गई है। अब इस बिल का इंपैक्ट मल्टीफोल्ड है। पहले तो गेमिंग स्टार्टअप्स में $15 बिलियन वैल्यूएशंस पे जो वीसी मनी गया था, वो अब ऑलमोस्ट वाइप आउट है। नाउ रेजर पे, कैश फ्री जैसे फिनटेक एग्रीगेटर्स गेमिंग से अपना एक्सपोजर डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गेमिंग एक बड़ा बूस्टर था और उसका सडन वाइप आउट शॉर्ट टर्म ग्रोथ को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। लेंडर्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट्स में राइज, क्योंकि गेमिंग विनिंग से जिन्हें रीपेमेंट एक्सपेक्टेड था, वो बोरोवर्स अब ट्रैप हो गए हैं। सो बैन नेसेसरी हो सकता है टू स्टॉप एडिक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, बट इन्वेस्टर्स और फिनटेक्स के लिए ये एक मैसिव डिसरप्शन है। सो दैट्स अ रैप। इंडिया का चीपेस्ट डेटा वाला टैग अब ऑफिशियली खत्म होने वाला है। कंज्यूमर्स थोड़ा ज्यादा पे करेंगे, लेकिन टेलकॉस से अब बेटर नेटवर्क और सर्विसेज भी एक्सपेक्टेड हैं। दूसरी तरफ महिंद्रा ने यह प्रूव कर दिया है कि क्लैरिटी, फोकस और राइट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी से एक स्ट्रगलिंग कंपनी भी मार्केट लीडर बन सकती है। और पॉलिसी मूव्स एक दिन में पूरी इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग बैन ने सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, फिनटेक्स और लेंडर्स तक को झटका दिया है। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और फ्रेश मार्केट स्टोरी के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.